क्या हर चोट के बाद टेटनस का टीका लगना ज़रूरी होता है? इसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। टेटनस होता क्या है? ये एक भयानक बीमारी होती है जिसमें बॉडी की सारी मसल्स, सारी मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं, मसल स्पैज़म होने लगते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बॉडी की सारी मांसपेशियाँ जकड़ी हुई हैं जिससे बॉडी की ये शेप बन गई है। ये जो मांसपेशियाँ सारी जकड़ती हैं, ये होता किससे है? एक टॉक्सिन से, और ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। कोई भी उम्र इस टॉक्सिन से बची नहीं है। जिसमें भी ये टॉक्सिन जाएगी उसमें टेटनस होगा, और एक बार टेटनस हो गया, मसल्स जकड़ गई, तो बहुत हाई चांस है मरने का, चाहे कितनी भी अच्छी मेडिकल केयर मिले। और यदि अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिली या कोई मेडिकल केयर नहीं मिली तो टेटनस होने से मृत्यु लगभग तय है। तो चोट लगने पे टेटनस हो कैसे जाती है? वो बैक्टीरिया जो टेटनस करता है धूल मिट्टी में स्पोर्स की तरह सर्वाइव करता है। ये स्पोर्स क्योंकि स्पोर्स फॉर्म में है इसलिए बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, इन सब चीज़ों को आराम से सहन कर लेते हैं, और इसीलिए ये सारे स्पोर्स पूरी दुनिया में हर जगह, हर कंट्री में फैले हुए हैं। वहाँ की मिट्टी धूल में हर जगह है और बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शंस रहते हैं। एक बार चोट लगने पे त्वचा को क्रॉस कर लिया तो फिर बॉडी टिश्यू में ये स्पोर जा सकते हैं, जैसे कि चोट लगने पे, या फिर नवजात शिशु की अम्बिलिकल कॉर्ड से, या जिसको गर्भनाल भी कहते हैं, वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। एक बार इनको बॉडी टिश्यू में एंट्री मिल गई, त्वचा को क्रॉस कर गए और एनारोबिक कंडीशंस मिल गई तो फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है कि हवा की ऑक्सीजन इस बैक्टीरिया तक नहीं पहुंच रही, वो इनके लिए अच्छा होता है। तो जब ऐसी कंडीशन इनको मिल जाती है बॉडी टिश्यू में तो स्पोर जर्मिनेट होके एक्टिव बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट हुआ और बैक्टीरिया बन गया, और फिर एक बार बैक्टीरिया बना तो ये लोकली मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई गहरा चोट लगी है या चोट में काफ़ी गंदगी है जिससे हवा से संपर्क टूटा हुआ है, या नेक्रोटिक टिश्यू है, चोट का डेड टिश्यू है तो हवा का संपर्क टूटा हुआ है। ऐसी कंडीशंस में ये बैक्टीरिया मज़े से मल्टीप्लाई करते हैं, एक के कई सारे बन जाते हैं, और फिर ये अपनी टेटनोस्पैज़मिन सिक्रीट करते हैं। चोट में जो टेटनोस्पैज़मिन ये लोग बनाते हैं वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर खून के द्वारा ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक बार ये टॉक्सिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया और नर्व सेल से जुड़ गया तो फिर जो टेटनस के साइंस हैं, मसल की जकड़न है, मांसपेशियों की जकड़न है, वो शुरू हो जाती है। और एक बार ये टेटनस शुरू हो गई, मांसपेशियाँ जकड़ गई तो मरने का चांस बहुत हाई होता है। तो क्या हर चोट में टेटनस होने का रिस्क सेम होता है? चोट लगने के बाद टेटनस होने का रिस्क 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, वुंड का प्रकार, चोट का प्रकार, कि ये जो चोट है ये टेटनस के लिए कितनी प्रोन है। मतलब क्या इसमें एनारोबिक कंडीशंस हैं, हवा के संपर्क टूटा है, जैसे कि जो सुपरफिशियल चोटें हैं वो तो लगातार हवा के संपर्क में है, ऑक्सीजन के संपर्क में है। जो डीप वुंड है, पंक्चर वुंड है, वहाँ पे हवा नहीं पहुँचती, या शार्प कट है तो हवा के संपर्क में है ज़्यादातर, और क्रश इंजरी है तो डेड टिश्यू और नेक्रोटिक टिश्यू वहाँ पे होता है तो वो हवा को काट देता है। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की चोट है। दूसरी चीज़, जो चोट है उसमें कितनी कंटेमिनेशन है गंदगी की, क्योंकि स्पोर्स हर जगह मौजूद हैं तो जितनी गंदगी होगी उतना ज़्यादा चांस है कि इसमें टेटनस हो सकती है। क्लीन वुंड है या वुंड पे, चोट पे मिट्टी है, फीसिस है, एनिमल फीसिस है जिसमें कि स्पोर्स बहुत होते हैं। चोट में अगर डेब्री है, नेक्रोटिक टिश्यू है, कोई फॉरेन बॉडी है तो वो फॉरेन बॉडी अपने साथ स्पोर्स लेके आ सकती है, क्योंकि स्पोर्स तो सब जगह हैं। और तीसरी चीज़, पेशेंट का इम्यून स्टेटस कैसा है। अगर
जिसको चोट लगी है उसके ब्लड में ऑलरेडी इतनी एंटीबॉडीज़ हैं टेटनस टॉक्सिन के लिए, तो कितनी भी टेटनस टॉक्सिन एब्जॉर्ब हो जाए चोट में से, जो ब्लड में मौजूद एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। ये तब होता है जब चोट लगने वाले को प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो 3 डोजेस के साथ कम से कम, और समय समय पे बूस्टर मिले हों टेटनस टॉक्सोइड के। दूसरा कि जो लास्ट टेटनस का इंजेक्शन मिला है, चाहे वो तीसरी डोज हो या बूस्टर हो, वो कितना पहले मिला है। तो इसीलिए चोट लगने के बाद जो और इलाज होते हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं। टेटनस के बाबत 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो जो स्पोर्स प्रेजेंट हों चोट पे या बैक्टीरिया हो चुके हों मल्टीप्लाई, उनको जितना हो सके निकाल दिया जाए इसके पहले कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकें सफिशेंट मात्रा में। और दूसरा, बॉडी में इतनी एंटी टॉक्सिन बनवाई जाए या दी जाए कि जो टॉक्सिन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है चोट में से वो न्यूट्रलाइज हो जाए इसके पहले कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचे। तो 2 चीज़ें करनी है, रिमूवल ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड डीएक्टिवेट। तो जो चोट का इलाज होता है, जो बहुत ही जटिल इलाज होता है, उसके टेटनस से बचाने के लिए जो पार्ट है उसमें हमें 3 चीज़ें करनी होती हैं। डिब्राइडमेंट करना होता है जिससे कि चोट साफ़ हो जाए और हवा के संपर्क में आ जाए, और सफाई करनी है, डेड टिश्यू निकालना है अगर है तो, ताकि एनारोबिक कंडीशंस ना रहें और हवा का संपर्क सब जगह रहे। दूसरा, अगर टेटनस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, जो हम असेस करते हैं कितना रिस्क है, अगर ज़्यादा रिस्क है तो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब टेटनस की रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मरीज को देनी है, जिससे जो भी टॉक्सिन एब्जॉर्ब हो वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके इमीडिएटली। और तीसरा, टेटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन देना है जिससे कि वो जो व्यक्ति है जिसे चोट लगी है उसकी बॉडी खुद की एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे आगे के लिए, क्योंकि बाहर वाली एंटीबॉडीज़ तो फटाफट निकल जाएंगी बॉडी से। टेटनस टॉक्सोइड कौन सा वाला देना है ये डिपेंड करता है कि जिसको चोट लगी उसकी उम्र क्या है और इम्यून स्टेटस क्या है। तो जो अगले स्लाइड में एक फ्लो चार्ट आने वाला है वो एक स्कीम दिखाता है जिससे कि पहले हमें कैसे असेस करना है कि वुंड किस टाइप का है, इसमें एनारोबिक कंडीशंस हैं कि नहीं है, वुंड की कंडीशन क्या है, कितनी गंदगी है, क्या इसमें स्पोर्स हो सकते हैं टेटनस के, और जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसका टेटनस के लिए इम्यून स्टेटस क्या है, क्या उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी या नहीं होंगी। और इन चीज़ों को असेस करने के बाद, ये 3 चीज़ें असेस करने के बाद हमें क्या करना है, ये सजेशन आपको आने वाले चार्ट में मिलेगा। सबसे पहले हमें चोट का असेसमेंट करना है कि इसमें कितना रिस्क है कि इस व्यक्ति को टेटनस हो सकता है। क्या ये छोटी मोटी चोट है जो साफ़ सुथरी है, जिसमें हवा का संपर्क लगातार सब जगह बना हुआ है, या बाकी किसी भी तरह की चोट जिसमें कि गंदगी है, सॉइल है, फीसेस है, या डीप वुंड है जिसमें हवा नहीं पहुंच रही है, या कोई भी क्रशिंग इंजरी, इस तरह की इंजरी है जिसमें ऐसे एरियाज़ हैं जहां हवा नहीं पहुंच रही है। तो पहले हम ले लेते हैं क्लीन एंड माइनर वुंड जिसमें कि रिस्क कम है, क्योंकि हर जगह कोई एनारोबिक कंडीशन नहीं है और चोट साफ़ है तो उसमें कम स्पोर्स होंगे, तो इसको हम मानते हैं कि लो रिस्क है टेटनस होने का। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछना है, पहला प्रश्न है कि क्या इस व्यक्ति को प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट मिली है, मतलब कि कम से कम 3 डोज किसी भी टेटनस वैक्सीन की मिली है। यदि हाँ, तो जो लास्ट डोज मिली है, चाहे वो तीसरी डोज हो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की या बूस्टर हो, पिछले 10 सालों के अंदर मिली है, क्योंकि किसी भी डोज के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो 10 साल के बाद वो माना जाता है कि इतनी नहीं होंगी कि कोई टॉक्सिन जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो 10 साल के अंदर अंदर अगर लगी है टेटनस की वैक्सीन तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटी चोट में से अगर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए एंटीबॉडी लेवल काफ़ी है। पेशेंट को बस ये बोलना है कि अगला टेटनस जब भी ड्यू है वो ज़रूर ले लें। और यदि पिछली लास्ट डोज पिछले 10 साल के अंदर नहीं लगी है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो हमें 1 डोज टेटनस की लगानी है, टेटनस टॉक्सोइड या टीडी या डीटी या डीपीटी। यदि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कम से कम 30 डोज के साथ नहीं हुआ है या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं हुआ है,
तो हमें उसे 3 डोज कंप्लीट कोर्स देना है, 3 डोज का, तभी कोई फ़ायदा है। टेटनस से प्रोटेक्शन तभी हो सकती है। दूसरी तरह के वुंड जिनमें टेटनस होने का ख़तरा ज़्यादा है, जैसे कि कंटेमिनेटेड है, उसमें मिट्टी है, धूल है, फीसिस है, या कोई फॉरेन बॉडी है, या क्रश इंजरी है जिसमें एनारोबिक कंडीशन है, हवा के संपर्क में सारी जगह पॉसिबल नहीं है कि हवा के संपर्क में हो। तो वही क्वेश्चन पहले पूछना है कि क्या पिछली बार उसको 3 डोजेज़ कम से कम टेटनस टॉक्साइड की मिली हुई हैं, क्या उसका प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट है। यदि हाँ, तो आखिरी डोज, चाहे वो 3rd डोज थी या बूस्टर डोज थी, पिछले 5 सालों में मिली है। इसमें हम 5 साल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एंटीबॉडीज़ का लेवल कम होता जाता है, तो हम मान रहे हैं कि जिस चोट में रिस्क ज़्यादा है टेटनस होने का, उसमें जितनी एंटीबॉडीज़ चाहिए वो 5 साल के बाद नहीं रहती। तो अगर लास्ट डोज पिछले 5 साल के अंदर अंदर मिली है तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है टेटनस के बनिस्बत। बस उसको ये बोलना है कि अगली डोज जब भी ड्यू है वो उसे ज़रूर ले ले। यदि पिछले 5 साल में नहीं मिली है लेकिन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट है, तो 1 डोज टेटनस टॉक्साइड की उसको देनी पड़ेगी। क्या टेटनस टॉक्साइड की कौन सी DPT DT क्या देना है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। और यदि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन ही नहीं मिली है 3 डोज की, या हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि नहीं मिली है, तो इस केस में हमको पहले टेटनस की इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ भी देनी है और टेटनस की वैक्सीन भी देनी है, और कंप्लीट कोर्स टेटनस की वैक्सीन का देना है, जिससे बॉडी में अपने आप इतनी इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाए कि जो पहले दी हुई इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके जाने के बाद वो संभाल सके।